हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट आज आपके लिए लेकर आया है एसएससी CHSL 2022 एग्ज़ाम के लिए जनरल स्टडी मॉक टेस्ट नंबर 2। तो बगैर किसी देरी के हम हमारा मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और हमारा आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना किसने की। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। नंबर 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर 2 आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन नंबर 3 है स्वामी दयानंद, या ऑप्शन नंबर 4 राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो वेदांत सोसाइटी 1896 ईस्वी में ऑप्शन नंबर 1 स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापित की थी। ठीक है, वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। फटाफट और ऑप्शंस देख लेते हैं। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 2 आत्माराम पांडुरंग की, तो इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वहीं अगर हम बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर 3 की, तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। वहीं अगर बात करते हैं अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की, राजा राम मोहन राय जी, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है, इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी ने वेदांत सोसाइटी 1896 ईस्वी के अलावा रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की थी, जो कि इनके गुरु थे। हमारी मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, वेरिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी की स्थापना कब हुई। ठीक है, वेरिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी, जिसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। जो हमारा वेरिगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी है, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, इसका अन्य नाम है ये। इसकी स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। अगर हम अपने अन्य ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर 1 1600 ईस्वी, ये 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए, 1616 ईस्वी में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। वहीं ऑप्शन नंबर 4 की अगर बात करते हैं तो 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी। ठीक है, और 1498 में ही वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्वेश्वरैया निम्न में से किस पुस्तक के लेखक हैं। राइटर का नाम हमें दिया गया है विश्वेश्वरैया, इनके द्वारा लिखित पुस्तक बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलना चाहूँगा। ठीक है, ऑप्शंस हैं, पहला दास कैपिटल, ऑप्शन नंबर 2 प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, एंड ऑप्शन नंबर 4 द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, हम बात करते हैं दास कैपिटल की, तो ए इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की एक प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स, इनकी जानी पहचानी पुस्तक है दास कैपिटल। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3, वह भी इसका उत्तर नहीं है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नेरोजी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें इन्होंने धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नोट करें, धन निकासी का सिद्धांत दादा भाई नेरोजी ने प्रतिपादित किया था, और वह पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया इसका। ठीक है भाई, बात करें हम द ऑप्शन नंबर 4 द वेल्थ ऑफ नेशन की, तो इसके राइटर है एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ द वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, ठीक है, प्लैन्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वेश्वरैया की पुस्तक है। ओके, हमारा मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, चौथी बौद्ध संगति बतानी है हमें, किस शासक के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन से पहला अशोक, ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क, ऑप्शन नंबर 3 अजातशत्रु, या ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो जो चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, ऑप्शन नंबर 2 कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, अब एक कनिष्क कौन था? कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, पहला पॉइंट। ठीक है, ये कुषाण वंश का शासक था कनिष्क। ओके, और इस ए बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। नोट करें दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था कनिष्क। ओके, और इसी के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी इसकी राजधानी में, और इसकी राजधानी इसकी पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, रंपाओ विद्रोह से संबंधित नेता है। ऑप्शन नंबर 1 टीपू, ऑप्शन नंबर 2 दुर्जन सिंह, ऑप्शन नंबर 3 सेवाराम, या ऑप्शन नंबर 4 सीताराम राजू। ठीक है, तो जो रंपाओ विद्रोह है, ये हमारा 1889 से, ठीक है, शुरू हुआ था और 1922 ईस्वी तक चला था।
और ये विद्रोह हमारा आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। भारत का राज्य है आंध्र प्रदेश। वहाँ पर रंपाओ आदिवासियों ने अंग्रेजों के मनसबदारों के प्रति इस विद्रोह को शुरू किया था। और इस विद्रोह से संबंधित जो प्रमुख नेता थे, ऑप्शन नंबर 4 सीताराम राजू जी थे, ठीक है। सीताराम राजू जी इस विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता थे। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नंबर 1 सिकंदराबाद, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद, ऑप्शन नंबर 3 मुंबई, या ऑप्शन नंबर 4 पणजी, ठीक है। तो चार मीनार ये 1591 में निर्मित हुई थी, ठीक है। 1591 में चार मीनार निर्मित हुई थी और ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने निर्मित करवाया था, ठीक है। कुतुब शाही वंश का यह शासक है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। इसने 1591 में चार मीनार की स्थापना करवाई थी। अगर हम कुतुब शाही वंश की बात करते हैं तो वह हैदराबाद के शासक थे और हैदराबाद में ही चार मीनार इन्होंने स्थापित करवाई है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस हैं नंबर 1 धमनियाँ, ऑप्शन नंबर 2 सिराएँ, ऑप्शन नंबर 3 केशिकाएँ, या ऑप्शन नंबर 4 बिल्ली, ठीक है। तो धमनियों की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण में भाग लेती हैं, सिराएँ भी रक्त परिसंचरण में भाग लेती हैं, कोशिकाएँ भी रक्त परिसंचरण में भाग लेती हैं। तो ये तीनों ही परिसंचरण प्रणाली के हिस्से हैं, अतः हमारे प्रश्न के उत्तर नहीं है। हमसे पूछा गया है कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्ली। बिल्ली क्या होता है? रक्त परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं होता। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत के इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? ऑप्शंस हैं भिलाई इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर 2 राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन नंबर 3 दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, या ऑप्शन नंबर 4 टिस्को, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 1 भिलाई इस्पात संयंत्र की। 1955 में, ओके, 1955 में सोवियत संघ की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, अतः उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं राउरकेला ओडिशा वाले की, तो ये 1959 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये हमारा पश्चिमी जर्मनी की सहायता से शुरू हुआ है। ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का है, उत्तर नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की, पश्चिम बंगाल वाले की, तो ये हमारा 1956 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और ये भी सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात संयंत्र है, अतः हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 टिस्को, ठीक है। टिस्को इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर हम बात करें टिस्को की, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड। वर्तमान में इसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है और 1907 ईस्वी में, ठीक है, 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा ने इसको बिहार में स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर, उस समय बिहार में था, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर साकची नामक स्थान पर इसको स्थापित करा था, ओके। और 1912 ईस्वी से इसमें उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ था। उत्पादन कार्य इससे 1912 में प्रारंभ हुआ था, बाकी इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेद जी टाटा के द्वारा की गई थी साकची नामक स्थान पर। वर्तमान में यह जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। जमशेदपुर जिसे टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर स्थित है। भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को ही बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 मीरा देवी, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभा देवी, ऑप्शन नंबर 3 रमा देवी, या ऑप्शन नंबर 4 निर्मला सीतारमण, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 रमा देवी, ठीक है। रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभा देवी की, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। वहीं अगर बात करें ऑप्शन नंबर 4 निर्मला सीतारमण जी की, तो ये भारत की प्रथम महिला वाणिज्य मंत्री रही हैं, ओके। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, नाथपा झाकड़ी बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ऑप्शन हैं सतलज नदी पर, ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर 3 कृष्णा नदी पर, या ऑप्शन नंबर 4 गोदावरी नदी पर, ठीक है। तो जो नाथपा झाकड़ी परियोजना है 2005 में सौंपी गई थी, ठीक है, 2005 में बनकर पूरी हुई थी और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 सतलज नदी पर स्थित है, ठीक है।
हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे मानते हैं? ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन नंबर 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जनक ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। हमारी अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो सबसे पहले कैग क्या होता है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कैग हमारा होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इन इंडिया। ठीक है, भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। खुद में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और बात करें हम अगर अनुच्छेद की, तो ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करता है। अगर हम हमारे अन्य ऑप्शंस को देखें तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 61 मोस्ट इम्पॉर्टेंट राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत ही लगता है। वहीं बात करते हैं अगर हम अनुच्छेद 63 की, तो भारत के उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 के तहत किया जाता है। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, पीएम वाणी योजना की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 10 दिसंबर 2020, ऑप्शन नंबर 2 10 नवंबर 2020, ऑप्शन नंबर 3 9 दिसंबर 2020, या ऑप्शन नंबर 4 9 नवंबर 2020। ठीक है, तो जो पीएम वाणी योजना है ये देश में फ्री वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और यह 9 दिसंबर 2020 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। वीडियो का अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर 2 क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर 3 टेबल टेनिस से, या ऑप्शन नंबर 4 हॉकी से। ठीक है, तो जो देवधर ट्रॉफी है यह क्रिकेट के खेल से संबंधित एक ट्रॉफी है। ठीक है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से संबंधित है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? हमें बताना है, पुस्तक है द अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसके लेखक का नाम बताना है। हमारे पास ऑप्शंस हैं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन नंबर 4 सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, तो जो पुस्तक है अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर 4 सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ठीक है, हम बात करें अगर सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अ इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। महात्मा गांधी की बात करें तो यंग इंडिया पत्रिका के संपादक रहे थे, साथ ही इन्होंने माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ओके, अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। और अगर हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, तो इन्होंने अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? हमारे पास ऑप्शंस हैं ओजोन परत संरक्षण से, ऑप्शन नंबर 2 पर्यावरण प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर 3 कार्बन उत्सर्जन से, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हमारा ओजोन परत संरक्षण से संबंधित एक प्रोटोकॉल है। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हमारे वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में कौन पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी है? ठीक है, हमें बताना है भारत में कौन पहली महिला डीजीपी बनी है पुलिस डिपार्टमेंट में, हमें बताना है महिला डीजीपी कौन है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 कंचन चौधरी, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रा बनर्जी, ऑप्शन नंबर 3 अमृता शर्मा, या ऑप्शन नंबर 4 शालिनी गंगवार। ठीक है, तो भारत में जो पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी वह कंचन चौधरी थी। ठीक है, कंचन चौधरी जो कि 2004 में उत्तराखंड में डीजीपी बनी थी। ठीक है, 2004 में उत्तराखंड में कंचन चौधरी डीजीपी बनी थी और भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी ये। इनका 2019 में निधन हो गया है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1919 ईस्वी में, या ऑप्शन नंबर 4 1917 ईस्वी में। ठीक है, तो जो कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन था वह कांग्रेस के 22वें अधिवेशन में हुआ था। ठीक है,
किस अधिवेशन में हुआ था? 22वें अधिवेशन में कांग्रेस का 2 गुटों में विभाजन हुआ था और ये अधिवेशन 1907 में, ठीक है, 1907 में सूरत में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में हो रहा था। रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में सूरत में 22वां अधिवेशन हो रहा था, जहां पर कांग्रेस का 2 गुटों में नरमपंथी और गर्मपंथी में विभाजन हो गया और इस विभाजन के पीछे का कारण स्वदेशी आंदोलन को किस तरह से चलाया जाए, ये मुद्दा था। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सार्वभौमिक दाता है? हमारे पास ऑप्शंस हैं O पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 2 V पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर 3 A पॉजिटिव या ऑप्शन नंबर 4 AB पॉजिटिव। ठीक है, हमें बताना है इन चारों में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है, यूनिवर्सल डोनर हमें बताना है। तो हम सभी जानते हैं जो यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप होता है वह हमारा O पॉजिटिव ऑप्शन नंबर 1 होता है। ठीक है, एक ऑप्शन नंबर 1 है जो O पॉजिटिव वह हमारा यूनिवर्सल डोनर होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं AB पॉजिटिव की तो ये हमारा क्या होता है, सार्वभौमिक ग्राही होता है। ठीक है, ये सभी ब्लड ग्रुप को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर लेता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव हुए हैं तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लें, बिल्कुल ध्यान दें इस क्वेश्चन पे। भारत में जो पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार था, ठीक है, वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, किसके तहत दिया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। और एक और पॉइंट यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान दें, 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर 1 है 22 मार्च, ऑप्शन नंबर 2 12 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 2 मार्च या ऑप्शन नंबर 4 मार्च। ठीक है, तो जो विश्व जल दिवस है कल ही को 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया था। ठीक है, विश्व जल दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 1993 से विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं और इस साल भी 22 मार्च यानी कि कल को विश्व जल दिवस मनाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, विश्व जल दिवस 2022 का विषय वस्तु क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल नोट कर लें। करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन SSC CHSL के किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर दिखने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर 2 द वैल्यू ऑफ वाटर, ऑप्शन नंबर 3 बैलेंसिंग वाटर ग्राउंड नेशन या ऑप्शन नंबर 4 ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। विश्व जल दिवस 2022 का जो विषय वस्तु था वह था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, ये थीम थी 2022 के जल दिवस की। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उनके दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो हाल ही में प्रमोद सावंत, ठीक है, उनके दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं दोबारा से। हमारा अगला प्रश्न है मॉक टेस्ट का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी गारंटी के साथ बोलता हूँ CHSL के किसी ना किसी शिफ्ट में दिखने वाला है। इसमें है हमारे पास लेमिटाई 2022 2022 ये जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, सॉरी 9वां था यहाँ पे लिखा हुआ, ओके, ये हमारा 9वां सैन्य अभ्यास है। ये किस भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये हाल ही में 22 मार्च को, आज ही शुरू हुआ है। ठीक है, 22 मार्च से 31 मार्च तक ये होगा। 22 मार्च से 31 मार्च तक ये सैन्य अभ्यास होने वाला है भारत और सेशल्स के बीच में। ठीक है, सेशल्स देश का नाम है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। भारत और सेशल्स के बीच में ये सैन्य अभ्यास होने वाला है और सेशल्स के अंदर ही सैन्य अभ्यास हो रहा है। ठीक है, 22 मार्च से 31 मार्च तक होगा ये, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट कर लें। इसके अलावा हम बात करते हैं अन्य प्रमुख देशों और भारत के मध्य सैन्य अभ्यासों की। तो यहाँ पर मैंने इमेज लगाई हुई है अपने स्लाइड में, देख लीजिए। अजय वॉरियर
ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच के सैन्य अभ्यास का नाम है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं संप्रीति की, तो भारत और बांग्लादेश इस सैन्य अभ्यास में भाग लेते हैं। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के मध्य में होता है। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के मध्य में होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच के सैन्य अभ्यास का नाम है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और पाकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास का नाम है। सॉरी, भारत और चीन के मध्य। ओके, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के मध्य सैन्य अभ्यास का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट, इनको ज़रा नोट कर लें और याद कर लें, अच्छा होगा। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये हमारे आज के मॉक टेस्ट का आखिरी प्रश्न है। ठीक है, और इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। मैं इसका उत्तर नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बाकी इस प्रश्न की बात मैं अपनी अगले वीडियो में करूँगा। तो आज के हमारा मॉक टेस्ट आपको कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इन 25 जनरल स्टडी के प्रश्न में से आपने कितने कितने सही किए वह भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, कम से कम 23 प्रश्न सॉल्व करने का लक्ष्य आपका होना चाहिए अगर आप SSC CHSL के एग्ज़ाम में सक्सेस पाना चाहते हैं। ठीक है, और साथ ही आप लोगों को एक बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी हमारे नए व्यूवर्स हैं उनको एक बार बताता हूँ मैं, एजुकेशन पॉइंट अपने चैनल पर 24 मई तक लगातार मॉक टेस्ट सीरीज़ जनरल स्टडी की अपलोड करता रहेगा। तो जो भी हमारे साथ नए व्यूवर्स हैं या जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ लगातार 24 मई तक जुड़े रहें। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो मॉक टेस्ट है जनरल स्टडी का लगातार एजुकेशन पॉइंट लाता रहेगा और आपकी तैयारी को आप ही के द्वारा परखवाता रहेगा। ठीक है, तो हमारे साथ आइए, हमारे चैनल पर पर डे की एक वीडियो देखिए और अपनी तैयारी को परखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम के नज़रिए से होंगे एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लेकर आएगा। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें ताकि वह भी अपनी अपनी तैयारी जांच सकें। ओके, धन्यवाद। ठीक है।